गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। एक्चुअली कुछ टेक्निकल एरर के कारण आपका एडल्ट फ्रेंचाइज टॉपिक कुछ छूट गया था, जिसे मैं इस वीडियो में कंप्लीट करता हूं और आगे के चैप्टर्स के वीडियो भी कंप्लीट होंगे। वोटिंग इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट राइट ऑफ ऑल सिटीजन्स। हमें सभी को पता है कि जो वोटिंग है, वोटिंग क्या है, सबसे इम्पॉर्टेंट राइट है, वोट डालने का राइट। इंडिया कॉन्स्टिट्यूशन हैज़ प्रोवाइडेड वोटिंग राइट्स टू द सिटीजन्स। इंडिया के कॉन्स्टिट्यूशन ने क्या कहा है, सभी सिटीजन्स को एक बराबर वोटिंग के राइट दिए हैं। एवरी सिटीजन हु हैज़ अटेन्ड द एज ऑफ 18 ईयर्स हैज़ द राइट टू वोट। कोई भी सिटीजन हो, मीन्स हम ऐसा बोल रहे हैं कि प्रत्येक सिटीजन जिसने 18 साल की आयु को पार कर लिया है, वो वोट डालने का राइट का हकदार है। This right without any bias of gender, class, caste और religion is available to all। इस राइट में ना कास्ट का फर्क है ना जेंडर का, सभी को एक बराबर दिया गया है। वी कॉल इट यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज। इसी कारण से हम इसे क्या बोलते हैं, यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज। एवरी सिटीजन शुड कास्ट हिज वोट एज पर हिज कंसाइंस। एडल्ट फ्रेंचाइज बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल ऑफ इक्वालिटी। जो एडल्ट फ्रेंचाइज है, इस किस में बेस्ड है, ये प्रिंसिपल ऑफ इक्वालिटी में बेस्ड है, मीन्स बराबरी के सिद्धांत पर बेस्ड है। वोटिंग एंड इट्स इंपॉर्टेंस। वोटिंग हैज इंपॉर्टेंट रोल इन द डेमोक्रेसी। द वोटर बाय मीन्स ऑफ बैलेट डिसाइड्स हु विल बी हिज रिप्रेजेंटेटिव। वोटिंग क्या है, एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल है डेमोक्रेसी में। जो वोटर हैं वो क्या डिसाइड करते हैं कि उनका रिप्रेजेंटेटिव कौन होगा। वी हैव हैड बाय नाउ 16 जनरल इलेक्शन इन इंडिया। इंडिया में कितने जनरल इलेक्शंस होते हैं, 16। एवरी एडल्ट सिटीजन हु हैज़ कंप्लीटेड 18 ईयर्स ऑफ एज कैन कास्ट हिज वोट अकॉर्डिंग टू हिज चॉइस। प्रत्येक व्यक्ति इंडिया का जो 18 साल के ऊपर है या 18 साल कंप्लीट कर लिया है, वो अपनी वोट अपने चॉइस के हिसाब से डाल सकता है। सम ऑफ द सिटीजन्स डू नॉट यूज देयर राइट ऑफ वोटिंग। कुछ सिटीजन्स हैं जो अपने राइट ऑफ वोट का यूज नहीं करते हैं। इलिटरेसी एंड लैक ऑफ अवेयरनेस आर द मेन रीजन्स बिहाइंड इट। अब इसके बीच में क्या रीजन है कि वो इलिटरेट होते हैं, उनके पास अवेयरनेस नहीं होती है, वो जागरूक नहीं होते हैं, इस कारण से वो अपने वोट के अधिकार के बारे में नहीं जानते हैं। सम सिटीजन्स हैव इनडिफरेंट एटीट्यूड, दे थिंक विल इट बेनिफिट मी। कुछ सिटीजन्स का थोड़ा सा एटीट्यूड अलग होता है, वो क्या सोचते हैं कि क्या वोट डालने से कुछ मुझे फ़ायदा है। They do not realize that voting is not only their right but is their duty also। उनको ये नहीं समझ में आता है, ये समझ नहीं पाते हैं वो कि वोटिंग केवल उनका एक राइट नहीं है, ये उनकी ड्यूटी भी है। In the election, the voter has no choice anyone amongst the various candidates। अगर इलेक्शन में वोटर के पास जितने कैंडिडेट उसके सामने हैं, उनमें से कोई भी चॉइस पसंद ना आए, द वोटर शुड बी अवेयर ऑफ द क्वालिटीज एंड सोशल एक्टिविटीज ऑफ द कैंडिडेट वाइल मेकिंग द सिलेक्शन। तो सिलेक्शन के समय हमेशा सोशल अवेयरनेस होनी चाहिए, उसके बारे में सभी को पता होना चाहिए कि कौन आपका रिप्रेजेंटेटिव बनने जा रहा है, वो कैसा था, उसकी हिस्ट्री क्या है, उसके पास्ट क्या है, ये सब आपको पता होना चाहिए। फिर बात आती है कि अगर वोटर डिसाइड नहीं कर पा रहा है कि या उसको ऐसा लगता है कि जितने भी इलेक्टेड कैंडिडेट्स हैं, जितने भी कैंडिडेट्स हैं, वो सभी के सभी उसके यूज के नहीं हैं, वो सभी गवर्नमेंट नहीं चला सकते, गवर्नमेंट फॉर्म नहीं कर सकते, उनमें वो कैपेबिलिटीज़ नहीं हैं, तो वो नोटा को प्रेस कर सकते हैं। मीन्स नो वंस वोट मीन्स यू आर रिजेक्टेड टू वोट एनी वन। इसका मतलब क्या होता है कि आपने रिजेक्ट कर दिया है सभी को, आप किसी को वोट नहीं डालना चाहते। ये फीचर पहले नहीं था, ये अभी आया है।
At the time of election, the political parties declare their objectives and programs in their manifestos. The citizens should cast their votes in favor of those candidates who have faith in the unity and integrity of the nation. Must be prepared for the protection of the public welfare. Voting based on the feelings of caste, religions and region weakens the democracy. अब जो इलेक्शन का समय होता है उस समय पे सभी पॉलिटिकल पार्टीज अपने ऑब्जेक्टिव्स और अपने प्रोग्राम्स को अपने मैनिफेस्टोज में रिप्रेजेंट करती हैं, मीन्स लोगों तक पहुंचाने का काम करती हैं. अब जो वोटर्स होते हैं, कैंडिडेट्स होते हैं, वो उनको देखकर उनके फेवर में किसको पसंद करते हैं, किसको नहीं करते हैं, किनको वो लगता है, उनको जिसको भी लगे कि ये सही कैंडिडेट है, इसने अपने मैनिफेस्टोज में जो भी प्रोग्राम्स किए हैं, जो भी प्रोग्राम्स दिए हैं, वो सभी सोसाइटी के लिए हैं, सोसाइटी की इंटीग्रिटी और यूनिटी को मेंटेन करते हैं, तो वो उसको वोट देते हैं या दे सकते हैं. बट कभी भी वोटिंग कास्ट, रिलीजन और रीजन के आधार पर डेमोक्रेसी को नहीं बढ़ाती है, डेमोक्रेसी को हमेशा कमज़ोर करती है. अब हम लोग बात करते हैं फंडामेंटल्स राइट्स, मौलिक अधिकार, फंडामेंटल राइट. तो हमें पता होना चाहिए कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में 6 फंडामेंटल राइट्स दिए गए हैं, बताए गए हैं. अब वो 6 फंडामेंटल राइट्स कौन कौन से हैं? राइट टू इक्वालिटी, राइट टू फ्रीडम, राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन, right to freedom of religion, cultural and educational right, right to constitutional remedies. ये 6 प्रकार के राइट दिए गए हैं. It is the duty of every citizen to follow the fundamental duties along with the fundamental rights provided to all citizens by the Constitution. ये सभी सिटीजन्स की ड्यूटी है कि वो फंडामेंटल ड्यूटीज़ को फॉलो करें. किसके साथ? अपने फंडामेंटल राइट्स के साथ. एज वी आर कॉन्शियस ऑफ आवर फंडामेंटल राइट्स, वी मस्ट बी रेस्पॉन्सिबल टूवर्ड्स आवर फंडामेंटल ड्यूटीज फॉर द डेवलपमेंट ऑफ कंट्रीज. जिस प्रकार से हम ये कहते हैं कि भाई फंडामेंटल राइट्स जो हैं वो हमारे अधिकार हैं, उसी प्रकार से जो फंडामेंटल ड्यूटीज है वो भी आपकी ही रिस्पॉन्सिबिलिटी है. Some of the fundamental duties mentioned in the Constitution are, it will be the duty of every citizen in India to follow the Constitution. पहली फंडामेंटल ड्यूटी क्या होती है कि ये प्रत्येक सिटीजन की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो अपने कॉन्स्टिट्यूशन को फॉलो करे. द सिटीजन शुड शो रिस्पेक्ट टू दिट्स आइडियल्स, अपने आइडियल्स को रिस्पेक्ट दें. इंस्टीट्यूशंस, नेशनल फ्लैग एंड नेशनल एंथम फंडामेंटल ड्यूटीज़ के अंतर्गत आते हैं कि केवल आपको इन्हीं को सलूट देना है, इन्हीं को रिस्पेक्ट देना है. किसे रिस्पेक्ट देना है? जो आपके आइडियल्स हैं, इंस्टीट्यूशंस हैं, नेशनल फ्लैग और नेशनल एंथम. एंड टू प्रोटेक्ट द सॉवरेनिटी, यूनिटी एंड इंटीग्रिटी एंड प्रिजर्व इट, एंड द ड्यूटी टू प्रोटेक्ट कंट्री एंड सर्व द नेशन ऑन द कॉल. Also to create harmony and fraternity among all in Indians, and this feeling should be above all the religious, language, region or class. To denounce customs which are against women and to protect the natural environment. Citizens को क्या करना चाहिए? अपनी ड्यूटी को, कंट्री को प्रोटेक्ट करने के लिए हमेशा तत्पर होना चाहिए, जब जरूरत पड़े तब. दूसरा, हार्मोनी और फ्रेटर्निटी भी क्रिएट करना चाहिए. ये फीलिंग क्या होती है? सबसे बड़ी होती है. किससे बड़ी होती है? वो रिलीजियस से भी बड़ी होती है, रीजन से भी बड़ी होती है, लैंग्वेज से भी बड़ी होती है और क्लास से भी बड़ी होती है. फिर दूसरा, वुमेन्स के जो अधिकार दिए गए हैं उनको भी प्रोटेक्ट करना है. कभी किसी को दबाना नहीं है, किसी को प्रेशराइज नहीं करना है. ह्यूमन राइट्स enforced by law and ensured by the administration. Human rights are those rights which are essential for the development of personality of man and for the independent discharge of the duties.
ह्यूमन राइट्स क्या है? ह्यूमन राइट्स एक नेचुरल राइट है जो किसके द्वारा दिया गया है? मैन के द्वारा एक्वायर किया गया है। द करेक्ट यूज ऑफ विच हेल्प्स मैन इन द प्रोसेस ऑफ हिज ओवरऑल डेवलपमेंट। अब इसका करेक्ट यूज क्या है कि उसकी जो भी डेवलपमेंट की प्रोसेस है उसमें यूज करना। स्फेयर्स ऑफ ह्यूमन राइट्स। The sphere of human rights is very vast. It contains a variety of citizens, political, social, economic, and cultural rights. To understand these rights, they are divided into 4 categories. Those rights which every human acquires from birth and are a part of life. अब जो इस राइट को समझना चाहते हैं इसको क्या किया गया है? 4 कैटेगरी में बांटा गया है। पहला कैटेगरी क्या है? दोज राइट्स विच एवरी ह्यूमन एक्वायर्स फ्रॉम बर्थ एंड आर अ पार्ट ऑफ लाइफ। कुछ ऐसे राइट होते हैं जो बर्थ के समय से चलते हैं और पूरे जीवन साथ रहते हैं। दोज राइट्स विच आर बेसिक फॉर द एग्जिस्टेंस ऑफ डेवलपमेंट ऑफ ह्यूमन बींग्स। कुछ राइट ऐसे होते हैं जो उनके ह्यूमन बींग्स के एग्जिस्टेंस और उनके डेवलपमेंट के लिए होते हैं। दोज राइट्स फॉर द रियलाइजेशन ऑफ विच सम सोशल कंडीशंस आर एसेंशियल्स। कुछ राइट्स ऐसे होते हैं जो ये रियलाइज कराते हैं कि सोशल कंडीशन कौन कौन सी जरूरी हैं। दोज राइट विच आर बेस्ड ऑन द प्राइमरी नीड्स एंड डिमांड्स ऑफ मैन। कुछ नीड्स ऐसी होती हैं जो प्राइमरी नीड्स कहलाती हैं, जो ज़रूरत होती है, बेसिक नीड्स होती हैं। कुछ राइट्स उन पे भी बेस्ड होते हैं। डिक्लेरेशन ऑफ यूनिवर्सल ह्यूमन राइट्स। ये ह्यूमन राइट्स का डिक्लेरेशन कब हुआ, कैसे हुआ, थोड़ा इसको हम लोग पढ़ लेते हैं। द मोस्ट इंपॉर्टेंट अचीवमेंट्स ऑफ द UNO ऑन इट्स endeavor to protect human rights was the Declaration of Universal Human Rights by the General Assembly on December 10, 1948. Therefore, every year 10th December is celebrated as International Human Rights Day throughout the world. ह्यूमन राइट्स का जो डिक्लेरेशन हुआ ये कब हुआ? ये 10 दिसंबर 1948 को होता है और तब से हर साल 10 दिसंबर को इंटरनेशनल ह्यूमन राइट्स डे मनाया जाता है। द डिक्लेरेशन स्टेट्स, डिक्लेरेशन में था क्या क्या? एवरी पर्सन इज फ्री बाय बर्थ एंड हैज इक्वल राइट्स एंड डिग्निटी। सभी पर्सन जन्म से ही फ्री हैं और सभी के पास एक बराबर राइट्स और डिग्निटी है। To acquire these rights and freedom, no distinction is made on the basis of race, caste, sex, language, religion, politics, nation and social status, property and other level. कोई भी डिस्टिंक्शन नहीं किया गया है, कोई भी वेरिएशन नहीं दिया गया है, कोई भी पार्टीशियंस ये नहीं बोलेगा कि हमें क्या है डिस्क्रिमिनेशन किया गया या डिस्क्रिमिनेट किया गया है। किस बेसिस पे? रेस, कास्ट, सेक्स, लैंग्वेज, रिलीजन, पॉलिटिक्स, नेशन एंड सोशल स्टैट्यूज, प्रॉपर्टी एंड अदर लेवल्स। बहुत सारे लेवल्स हैं। ह्यूमन राइट्स एंड इट्स प्रोटेक्शन। These rights can be taken to different social levels of society through education. The following efforts can be made to spread awareness of human rights among the masses: to take out rallies, form human chains, and to organize missions for awareness of human rights. अब क्या करते हैं? ह्यूमन चेन फॉर्म करने के लिए रैली निकाली जाती है, ऑर्गेनाइज किए जाते हैं मिशंस कुछ, ताकि लोगों को ह्यूमन राइट्स के बारे में बताया जा सके। अब इसकी इंफॉर्मेशन टेलीविजन, रेडियो, वीडियो फिल्म्स के द्वारा भी फैलाई जाती है। टू प्रोपेगेट एंड कम्युनिकेट थ्रू न्यूज़पेपर, पोस्टर एंड स्लोगन्स। अब लोगों तक न्यूज़पेपर, पोस्टर और स्लोगन्स तक को यूज करके भी ये कम्युनिकेट किया जाता है कि आपके ह्यूमन राइट्स के बारे में आप अवेयर हो। कैसे हो? इन मेथड से हो। टू ऑर्गेनाइज टॉक्स ऑन ह्यूमन राइट्स ड्यूरिंग मीटिंग्स एंड सेमिनार्स। अब बहुत बड़े बड़े सेमिनार्स लगाए जाते हैं, मीटिंग की जाती है और ह्यूमन राइट्स के बारे में डिस्कशन किया जाता है।
द मध्य प्रदेश ह्यूमन राइट्स कमीशन. ह्यूमन राइट्स कमीशन हैज बीन एस्टैब्लिश्ड इन अवर कंट्री फॉर द प्रोटेक्शन ऑफ ह्यूमन राइट्स. हमारे देश में ह्यूमन राइट कमीशन का इस्टेब्लिशमेंट क्यों हुआ? ताकि वो ह्यूमन राइट्स का प्रोटेक्शन कर सके, उसको सुरक्षित रख पाए. द मध्य प्रदेश ह्यूमन राइट कमीशन वॉज इस्टेब्लिश्ड ऑन सितंबर 1995. मध्य प्रदेश में ह्यूमन राइट कमीशन का इस्टेब्लिशमेंट सितंबर 1995 में हुआ था. द ह्यूमन राइट्स प्रोटेक्शन एक्ट 1993 वॉज पास्ड बाय अवर पार्लियामेंट. ह्यूमन राइट्स का जो प्रोटेक्शन एक्ट था 1993 में पार्लियामेंट द्वारा पास किया गया था. इन अकॉर्डिंग टू विच द मध्य प्रदेश ह्यूमन राइट्स कमीशन वॉज फॉर्म्ड, विच इज एन इंडिपेंडेंट एंड ऑटोनॉमस बॉडी. इसी के अकॉर्डिंग में मध्य प्रदेश में ह्यूमन राइट कमीशन फॉर्म हुआ और जो फॉर्म होने के बाद इंडिपेंडेंट रहा और ऑटोनॉमस बॉडी भी है. Whose aim is to protect the rights mentioned in the above act. अब इसका क्या है, प्रोपोगंडा क्या है, जो क्या काम करता है? ये केवल इस एक्ट के तहत जो भी इसके राइट्स है उनको प्रोटेक्ट करता है. इन एडिशन टू दिस ह्यूमन राइट्स प्रोटेक्शन endeavors टू स्प्रेड ह्यूमन राइट्स टू द कॉमन मासेस. अब ह्यूमन राइट्स का प्रोटेक्शन किसके लिए होता है? जो कॉमन मास है उसके लिए. द ऑफिस ऑफ द एमपी है. ह्यूमन राइट्स कमीशन इज सिचुएटेड इन भोपाल. ह्यूमन राइट का कमीशन कहाँ पे है? भोपाल में है, एमपी में. द पीपल हुज ह्यूमन राइट्स हैव बीन वायलेटेड कैन प्रोटेक्ट देयर राइट्स थ्रू द कमीशन. अगर किसी पीपल के ह्यूमन राइट्स का खनन किया जाता है तो वो अपने ह्यूमन राइट्स को प्रोटेक्ट कर सकता है इस कमीशन की मदद से. वेज टू सेंड कंप्लेंट्स टू द कमीशन. कंप्लेंट्स किस प्रकार से कमीशन में भेजनी चाहिए, उससे क्या तरीके हैं, थोड़ा सा उसके बारे में हम लोग पढ़ते हैं. कंप्लेंट्स कैन बी सेंड टू द कमीशन डायरेक्टली बाय द एग्रीव्ड पर्सन और थ्रू समवन एल्स. द कंप्लेंट कैन बी रिटन ऑन एन ऑर्डिनरी पेपर एंड सेंड डायरेक्टली टू द ऑफिस ऑफ द कमीशन. कंप्लेंट्स डायरेक्टली रिटन पेपर में लिख करके भेजी जा सकती है, या तो उस पर्सन के द्वारा जो या जिसके ह्यूमन राइट्स का खनन किया जा रहा है, या कोई और भी ये भेज सकता है. लीगल हेल्प और अ लॉयर इज नॉट रिक्वायर्ड टू सेंड द कंप्लेंट. कोई भी लीगल हेल्प या लॉयर की जरूरत नहीं होती है. देयर इज नो प्रोविजन ऑफ फॉर्मेट, नो नीड ऑफ एनी स्टैम्प पेपर और फ्री टू सेंड द कंप्लेंट. ना ही कंप्लेन करने के लिए कोई फ़ी चाहिए, ना ही कोई फीस लगती है, ना ही कोई फॉर्मेट होता है, ना ही कोई स्टैम्प पेपर होता है, कुछ भी नहीं है. एक सिंपल से पेपर में आप लिख कर ये भेज सकते हो. सक्सेस ऑफ डेमोक्रेसी. डेमोक्रेसी की सक्सेस क्या है या किस पे डिपेंड करती है डेमोक्रेसी की सक्सेस? सबसे पहले डेमोक्रेसी की सक्सेस डिपेंड करती है लिटरेट सिटीजन्स के ऊपर. अगर लोग पढ़े लिखे हैं तो डेमोक्रेसी को क्या करेंगे? बढ़ावा देंगे. पीपल्स पार्टिसिपेट इन द पॉलिटिकल प्रोसेस इन द डेमोक्रेसी. द पार्टिसिपेशन कैन बी इफेक्टिव only when the citizens are in the position to understand the political issues. Therefore, citizens must be educated. It is important that citizens should know the local, regional, national and international problems and express the views on these issues. The illiterate citizens cannot exercise voting right. अब अगर लिटरेट पर्सन है तो वो अपने वोटिंग राइट्स का करेक्टली यूज कर पाएगा, नहीं तो वो अपने वोटिंग राइट्स का करेक्टली यूज नहीं कर पाएगा. हर एक व्यक्ति को लिटरेट होना पड़ेगा, हर एक सिटीजन को लिटरेट होना पड़ेगा. अपने सोशल्स के बारे में जानकारी रखनी पड़ेगी. वो अपने लोकल एरियाज़ के बारे में, रीजनल एरियाज़ के बारे में, नेशनल इंटरनेशनल प्रॉब्लम्स क्या हो रही हैं, उन सभी के बारे में इसे स्टडी करनी होगी, जानकारी रखनी होगी और अपने व्यूज भी उन इशूज में प्रकट करने होंगे. फिर दूसरा होता है पॉलिटिकल अवेयरनेस. हर एक सिटीजन्स के मन में पॉलिटिकल अवेयरनेस होनी चाहिए, दिमाग में पॉलिटिकल अवेयरनेस होनी चाहिए. मीन्स वो अवेयर होना चाहिए अपने पॉलिटिकल इशूज को लेकर. उसकी एबिलिटी टू थिंक होनी चाहिए, थिंकिंग की एबिलिटी होनी चाहिए और अपने इशूज को कंसीडर कर पाए पॉलिटिकल पॉइंट ऑफ व्यू से. पब्लिक इंटरेस्ट
गवर्नमेंट तक कैसे पहुंचाना है, ये अगर आप लोग पढ़े लिखे हो तो पॉलिटिकल अवेयरनेस के बारे में ज़रूर जानो। पॉलिटिकल अवेयरनेस ही आपको ये बता पाएगी कि भैया कौन कौन से इशूज़ चल रहे हैं, आपकी पॉलिटिकल इशूज़ क्या हैं, उनको कैसे रिजॉल्व करना है, क्या क्या डिफ्रेंशिएशन करने हैं आपको, किस प्रकार से आपको क्या करना है, मोबोक्रेसी को फॉर्म करना है। लिबर्टी ऑफ प्रेस, लिबर्टी ऑफ प्रेस का मतलब क्या होता है, एन इंडिपेंडेंट प्रेस इज नेसेसरी फॉर द सक्सेस ऑफ डेमोक्रेसी। डेमोक्रेसी के सक्सेस के लिए एक इंडिपेंडेंट प्रेस चाहिए जो बिना गवर्नमेंट के दबाव में कोई भी चीज़ गवर्नमेंट के बारे में हो या कोई भी प्रेशर के बिना प्रेजेंट कर सके, पब्लिक को बता सके, गवर्नमेंट के सामने रख सके। अगर वो दबाव बस काम करेगी तो कभी भी गवर्नमेंट के सामने उसकी कमियां नहीं रख पाएगी, हाईलाइट पब्लिक इंटरेस्ट को नहीं कर पाएगी। सोशल एंड इकोनॉमिक इक्वालिटी, सोशल और इकोनॉमिक इक्वालिटी मस्ट होती है सक्सेस ऑफ डेमोक्रेसी में। डेमोक्रेसी स्मूथली फंक्शन कर सके तो सोशल और इकोनॉमिक इक्वालिटी होनी चाहिए। हाई लो, रिच पुअर, अनटचेबिलिटी ये कंटिन्यू नहीं होनी चाहिए। इन्हीं के कारण जो कॉन्सेप्ट होता है किसका, ब्लड और कास्ट का, ये नैरो कॉन्सेप्ट कहलाता है। इसी कॉन्सेप्ट के कारण डेमोक्रेसी नहीं बढ़ पाती है, ये ब्लॉक करती है डेमोक्रेसी को। तो ये सारे चीज़ें आपको ध्यान रखना है कि केवल जो सक्सेस ऑफ डेमोक्रेसी है इन्हीं 4 मेथड्स के कारण है, या हम ऐसा बोलें कि दीज आर द 4 पिलर ऑफ द डेमोक्रेसी। लिटरेट सिटीजन, पॉलिटिकल अवेयरनेस, लिबर्टी ऑफ प्रेस, सोशल एंड इकोनॉमिक इक्वालिटी, ये 4 पिलर होते हैं डेमोक्रेसी के सक्सेस के, जिनके बेसिस पे डेमोक्रेसी खड़ी हुई है। ये चैप्टर आपका यहाँ पे बच्चों ख़त्म हो रहा है। इस चैप्टर से रिलेटेड आपके जो भी डाउट्स हैं वो सारे डाउट्स आप पूछ सकते हो। ओके, थैंक यू सो मच।